नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक आर्मी की लाइफ की कुछ घटनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। राजेश अपनी उम्र के युवकों की भांति ही निरुद्देश्य सा था। बीटेक किया, फिर एमबीए और अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पर उसको पता था कि उसका मन कहीं नहीं लगने वाला। उसके पापा आर्मी में मेजर थे, इसीलिए राजेश फौज के तौर तरीकों से सर्वथा परिचित था। पर फौज से उसे कोई लगाव हो ऐसा नहीं था। उल्टा फौजियों की शराब पीने की आदत उसको उनसे दूर ले जाती थी। जब भी कोई जय जवान के नारे लगाता तो उसे अजीब सा लगता। देशभक्ति सेना की मोहताज हो, वो ऐसा नहीं मानता था। सच तो ये था कि उसने अपने आसपास के फौजियों में रत्ती भर देशभक्ति दिखी नहीं थी, अपने पापा में भी नहीं। वो सोचता था, काश लोगों को देशभक्ति का अर्थ मालूम होता। 2 बार यूपीएससी दिया पर दोनों बार असफल। एक तरफ उम्र निकली जा रही थी, अब अगले साल 25 साल का हो जाएगा और फौज में 25 के बाद ऑफिसर्स की भर्ती नहीं होती। एक धुंधली सी आशा देखकर राजेश के पिता ने आग्रह किया कि इस बार यूपीएससी के साथ सीडीएस की भी परीक्षा दे दे। राजेश ने भी पिता का बात का मान रखा। उसने दोनों परीक्षाओं की तैयारी की, परंतु दिल ही दिल में ये प्रार्थना की कि उसका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। सीडीएस में वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इस डर से पढ़ा कि अगर कम अंक आए तो पिता को दुख होगा। रिजल्ट आया और तीसरी बार भी वो यूपीएससी में नाकाम रहा, पर साथ ही वो सीडीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। पिता के चेहरे का रोब देखते ही बनता था। राजेश ने भी पिता की लाज रखते हुए सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सेना को ही अपना भविष्य मानकर सिरोधार्य किया। ये राजेश के लिए नई चीज़ थी, पर उसे ये आशा थी कि बीटेक एमबीए की तरह वो ये भी कर लेगा, और उसने किया भी और साबित किया कि वो हर परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढाल सकता है, या यूँ कहे कि हर फील्ड में हाथ आजमा सकता है। पर जिंदगी तुक्के से नहीं चलती, ये बात भी उसको जल्दी ही समझ में आ गई। शुरुआती सालों में तो उसे आसान पोस्टिंग मिली, पर चेहरे पे मूंछ और वर्दी पे स्टार के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। एक तरफ तो शादी हुई, परिवार भी हुआ। पहले तो पत्नी भी राजेश के साथ जाती थी हर पोस्टिंग पर, लेकिन इस बार उसकी पोस्टिंग संवेदनशील इलाकों में हुई तो पत्नी और बच्चों ने राजेश के पिता के घर में ही रहने का फैसला किया। उधर बॉर्डर से लगे सेक्टर्स का नेतृत्व जब उसे दिया तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका काम उसकी सोच से कहीं बढ़कर है। कई बार दुश्मनों से भी अधिक मुश्किलें आपके अपने लोग खड़े कर देते हैं। एक रात को अपने डायरी के पन्नों को भरते हुए उसका ध्यान गोलियों की तड़तड़ाहट से भंग होता है। हड़बड़ाहट कर उठता है, देखता है दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। उस वक्त उनको रोकने का अर्थ था अपने सैनिकों की जान खोना। उसने तुरंत सैनिकों को दूर दूर छितर जाने का आदेश दिया, पर ऑर्डर काफ़ी देर से आया। जब तक संकट हटा काफ़ी गोलियां चल चुकी थी। रात को गश्त लगाई तो पता चला कि आसपास के इलाकों में 2 आदमी मारे गए। कुछ घरों की दीवारें छलनी हो गई थी। आम लोगों में दहशत का माहौल था। कुछ पड़ोसी देश को कोस रहे थे, कुछ सरकार को और कुछ अपनी किस्मत को। मुझे बताओ कल क्या हुआ था? सुबह सुबह राजेश ने सबकी परेड लगाई। गरज कर पूछा, तुम्हें शूट करने का ऑर्डर किसने दिया? गिव मी एन आंसर डैम इट। पड़ोसी देश ने हमला किया सर। हम तो चुपचाप खा रहे थे और पी भी रहे थे। क्यों, फिर क्या नहीं? सबके कंधे लटक गए। सच सच बताओ, पहले गोली किसने चलाई? सर बताया तो उन्होंने चलाई। अभी तक तो प्रेस में भी आ गई होगी। प्रेस में वही बात जाती है आर्मी के बारे में जो हम बताना चाहते हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ। हम अपने बयान पे कायम हैं सर, गोली उन्होंने चलाई। अच्छा, अगर पहली गोली उन्होंने चलाई तो तुमने किसकी परमिशन से गोली चलाई? मुझसे बिना पूछे गोली कैसे चली? सर, सब इतनी जल्दी में हुआ कि रिएक्ट करने का समय नहीं था। इस जवाब से न राजेश संतुष्ट था न बड़े अफसर।
उन्हें इससे साजिश की बू आ रही थी। इंक्वायरी समिति बैठी, मामला गंभीर था। राजेश का इस प्रकरण में कोई हाथ नहीं था। फिर भी लापरवाही और नेतृत्व की असफलता को लेकर उसकी खूब भर्त्सना हुई और उसे भी वार्निंग दी गई। राजेश इसे अपनी व्यक्तिगत पराजय मान रहा था। रह रह कर यही बातें मन में आ रही थी कि वो सेना के लिए उपयुक्त नहीं है। मीडिया में रिपोर्ट गई कि पड़ोसी देश ने पहले गोली चलाई और इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की, पर इस रिपोर्ट पर खुद राजेश को विश्वास नहीं था। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद फिर गोलीबारी हुई, पर इस बार गोलीबारी बाहर नहीं अंदर हुई। एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोलियों से भून दिया। सिपाही शराब के नशे में धुत था, पर गोलियों की आवाज़ से उसका नशा टूटा। सामने जो देखा तो विश्वास नहीं किया कि ये उसी का किया धरा है। हाथ से बंदूक छूट गई, उसे पकड़कर लाया गया। राजेश ने उसे बंदूक की बट से मारा। यूँ तो सिपाही राजेश से बलिष्ठ था, पर अपराध बोध के कारण उसने प्रतिकार नहीं किया। क्यों किया? कोई जवाब नहीं। मुझे जवाब दो, पर कोई आवाज़ नहीं। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ? एक सिपाही आगे आया। सर, एक पुरानी बात पर झगड़ा हो गया। कौन सी बात? दोनों खूब पिए हुए थे। ये जो मरा है, इसने नशे में ताना मारा। तूने गलत किया था उस दिन बॉर्डर पे गोली चला के। उस दिन भी ये पिया हुआ गालियाँ बक रहा था पड़ोसी को। जवाब में जब वहाँ से गाली आई तो ये आग बबूला हो गया और गोली चला दी। तो मैं सही था। अब समझ नहीं आता इसे किस बात की सजा दूँ, उस दिन की या आज की। गर्दन झुकाए सिपाही बोला, आज जो किया है चाहो तो सिर्फ फांसी चढ़ा दो, कोई गुजेर नहीं। पर उस दिन जो हमने किया सही किया। सही किया? तुम्हारे कारण हमारे सिपाही मारे गए, 2 सिविलियन मरे, हमारी बदनामी हुआ। क्या अच्छा किया? देश का दुश्मन हमारा दुश्मन सर, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं। मेरा बस चले तो एक एक को भून डालो। तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? सुरक्षा के लिए या हिंसा के लिए? आपको किनसे हमदर्दी है सर, उनसे या हमसे? क्या कहा? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसे हाउस अरेस्ट में रखो। सुबह इस पर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। यस सर। और एक बात और, वो बॉर्डर वाली बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, देश की बदनामी होगी। आज राजेश को समझ नहीं आया कि उससे क्या चूक हुई। उसको एहसास हुआ कि जिंदगी के इम्तिहान में भी वो फेल हो गया। रह रह कर बातें याद आने लगी। मेरे होते हुए ऐसा कैसे? हाँ, शायद एक बीटेक और एमबीए वाला दिमाग लोगों को नहीं संभाल सकता, तभी तो यूपीएससी कभी निकाल नहीं पाया। पापा के कारण मैंने आर्मी तो ज्वाइन कर ली, पर शायद इस काम के लिए मैं नहीं बना। आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, आई डोंट डिजर्व दिस प्लेस। अंदर से एक आवाज़ जरूर आई कि भूल जा, जिंदगी में ऐसे मौके आते रहते हैं। आज इतने सालों बाद ये कैसी बातें लेकर बैठ गया, पर उस पर नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई कि उसे कुछ समझदारी की आशा ही बेकार थी। रात के अंधेरे में गश्त लगाने के बहाने बाहर निकला। बॉर्डर पर खड़े सिपाहियों को अचरज जरूर हुई, पर कोई कुछ नहीं कह पाया। बॉर्डर के किनारे एक पहाड़ी रास्ता था, वहां से जाया जा सकता था, पर कहाँ? एक तरफ पड़ोसी देश का बॉर्डर, दूसरी तरफ शह में दबे डरे लोग। कहीं भी तो जाया नहीं जा सकता। जितना भी दूर जाओ, अंधेरा दूर नहीं होगा। हाँ, छुट्टी की दरख्वास्त दी जा सकती है, पर अभी ऐसी घटना के बाद बहुत तनाव होगा। ऐसे में उसकी छुट्टियाँ मिलना मुश्किल है। राजेश का जी खट्टा हो गया। अब हर दिन बोझ था। कई महीने बाद आखिर छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई। 2 महीने का अवकाश। लेकिन राजेश का मन घर जाने का नहीं था। जी तो चाहता था कहीं ऐसी जगह चला जाओ कि लौट के यहाँ ना आना पड़े। घर का टिकट कटाया जरूर, पर घर पहुँचा नहीं, ना ही वापस अपने पोस्ट पर रिपोर्ट दी। सबको लगा कहीं बीच में फंस गए। उस दिन कुछ इलाकों में भूस्खलन आया था, वहीं कहीं फंसे होंगे। बहुत खोजा पर नहीं मिले। संपर्क का कोई साधन नहीं। फ़ोन, पर्स, बैग सब बीच रास्ते छोड़ आया। फ़ोन मिला, पर्स मिला, सामान मिला,
पर राजेश का कहीं अता पता नहीं लगा। कई महीने बीत गए। फौज के अधिकारियों ने राजेश को भगोड़ा और देशद्रोही घोषित किया। उसे गुमनाम या शहीद भी माना जा सकता था यदि उसके होते हुए सिपाहियों का कांड न हुआ होता। इस घटनाक्रम से उसकी बहुत किरकिरी हुई। उसकी भूमिका पर इंक्वायरी भी बैठी थी, पर कोई सबूत नहीं मिला। उसके भाग जाने से सबकी उंगलियां उस पर उठ गई। मामले का सारा ठिकरा उसके ही सर पर फूटा। कई साल बीत गए और एक अनजाने गांव में एकांतवास करते हुए बाबा को अब एहसास हो गया था कि वो इतने सालों से गलत ही सोचता था। एक पल के अंधकार ने उसको कितने सालों तक अंधा कर रखा था। वो पूरा गांव बिना किसी हुक्म दिए, बिना किसी शक्ति से संभाल सकता है। जाने उस रात को नामुराद ख्याल कहाँ से आया। आज उसकी ख्याति कई गांव में फैल गई है, पर क्या करे उस ख्याति का जब परिवार ही साथ नहीं, कोई अपना पास नहीं। वो जानता था सरकार उसे दगाबाज और देशद्रोही समझती है, तभी उनका एक अनुयायी उसका चिंतन तोड़ता है। बाबा, शहर से कोई मिलने आए हैं। कौन है? आपका आशीष लेने आए हैं, आने दो। बाबा जी। बाबा उठकर देखते हैं तो देखते ही उनकी आंखें भीग जाती हैं। सामने उसके पिता खड़े हैं और साथ में उसकी अपनी पत्नी। घनी दाढ़ी के आवरण और साधु की वेशभूषा में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। शर्म के मारे आधे चेहरे को चादर से ढक दिया। बाबा, कई साल हो गए। मेरा बेटा गायब हुआ, फिर नहीं आया। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। एक पल तो बाबा को धक्का लगा। दिल तो चीख चीख कर कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ। किसी तरह आंखों को भीगने और शब्दों को फूटने से रोका। शांत चित होकर बोले, तो अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जिंदा है। एक पल के असंयम ने उसे अपने जीवन पथ से भटका दिया था, पर जल्दी वो लौटेगा तुम्हारे पास। धीरज रखो। नहीं बाबा जी, मैं जानता हूँ वो हमें याद करता होगा, पर इतने साल में इतना इंतजार किया कि अब कोई आशा ही नहीं है। इसीलिए बाबा फिर बोले, आशा कभी ना छोड़ना, तुम्हारा बेटा जल्द ही वापस आएगा। अब आकर भी क्या करेगा? जितना सहना था हमको सह लिया। बाबा जी, बहू की दूसरी शादी कराई, ये तो तैयार नहीं थी, पर अब जाकर मानी है। पीछे खड़े युवक को इशारा करता है, इनको आशीर्वाद दीजिए। बाबा देखते रहे, बस देखते रहे और कोसते रहे उस दिन को मन ही मन। सोचा अभी चोगा उतार के बोलूं कि मैं आपका बेटा राजेश हूँ, पर कह नहीं पाया। अपनी ही पत्नी के सिर पर हाथ रख के बोला, सौभाग्यवती भव। पर आज ये आशीर्वाद उसके लिए नहीं था। काश यही शब्द गूंज रहा था आज उसके दिमाग में। सोच रहा था और कोस रहा था। ये शब्द आज एक जख्म था और हर याद एक नासुर। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।